मेडिसिन में अपन बाह्य परजीवी जनित रोग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर मियासिस अपन ने स्टार्ट किया था। दो प्रकार के मियासिस अपन ने इसमें देख लिए हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेसोल्स देखा था, इसके बाद में हाइपोडर्मा स्पीसीज से होने वाला इन्फेस्टेशन। तीसरा जो है अपने पास वो है क्यूटेनियस मियासिस। तीसरा मियासिस कौन सा है? क्यूटेनियस मियासिस। क्यूटेनियस मियासिस। क्यूटेनियस मियासिस को ब्लोफ्लाई स्ट्राइक भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है? ब्लोफ्लाई स्ट्राइक। जिस मक्खी के द्वारा ये रोग उत्पन्न किया जाता है उसको ब्लोफ्लाई कहा जाता है। अब वो तो अपन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है वो आगे अपन रोग कार्य केंद्र इसको देखेंगे। यह डिजीज जो है ये मुख्यतः जो है भेड़ के अंदर होता है। यह डिजीज मुख्यतः किसमें होता है? भेड़ के अंदर, सीप के अंदर यह रोग सबसे ज्यादा देखा जाता है। इसकी रोग कारक जो है, इसकी फैमिली कौन सी है वो आगे अपन देख लेंगे। ये रोग जो होता है एक बार होने के बाद बहुत ही ज्यादा घातक है, इसलिए इसको क्यूटेनियस मियासिस कहा जाता है। क्यूटेनियस मियासिस इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डिजीज जो है ये बहुत ही घातक डिजीज है। एक बार होने के बाद कई प्रकार के पशु के अंदर नुकसान करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्यूटेनियस मियासिस। रोग कारक इसकी इटियोलॉजी की अगर बात करें तो इटियोलॉजी में इसकी फैमिली कौन सी है? ल्यूसिलिया स्पीसीज। ल्यूसिलिया स्पीसीज। ल्यूसिलिया स्पीसीज के सदस्य हैं सारे के सारे, सही है। तो इसकी फैमिली का नाम क्या हो गया? ल्यूसिलिया। अब रोग कारक कौन कौन से वो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ल्यूसिलिया स्पीसीज जो है उसके सारे के सारे सदस्य मियासिस रोग क्यूटेनियस मियासिस उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा दूसरी फैमिली कौन सी हो गई जो यह रोग उत्पन्न करती है? पोलीपोरा स्पीसीज। पोलीपोरा स्पीसीज के सदस्य जो हैं वो रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा फोर्निया स्पीसीज। फोर्निया स्पीसीज, ये तीन प्रकार की स्पीसीज हैं जिनके सारे के सारे सदस्य जो हैं वो क्यूटेनियस मियासिस रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गया रोग कारक। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये रोग जो है वो भेड़ के अंदर सबसे ज्यादा होता है, यह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। किसके अंदर? भेड़ के अंदर, सही है। फैमिली हो गई ल्यूसिलिया स्पीसीज, कैलिफोरा स्पीसीज, फोर्मिया स्पीसीज, सही है। ये सारी की सारी इसकी फैमिली होगी। इनका एक सदस्य है ल्यूसिलिया कुपरीना। ल्यूसिलिया कुपरीना। ल्यूसिलिया कुपरीना जो कि ल्यूसिलिया स्पीसीज का सदस्य है, यह सीप के अंदर सबसे ज्यादा घातक रोग उत्पन्न करता है। सीप में सबसे ज्यादा घातक रोग जो है वो ल्यूसिलिया कुपरीना जो एक सदस्य है उसके द्वारा सबसे ज्यादा रोग, सबसे घातक रोग इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, सही है। तो ये हो गया रोग कारक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके जीवन चक्र की। जीवन चक्र की बात करते हैं तो ये दो प्रकार की मक्खियां होती है जो संक्रमण उत्पन्न करती है। एक को प्राइमरी फ्लाइज बोला जाता है और दूसरी को सेकेंडरी फ्लाइज बोला जाता है। दो प्रकार की मक्खियां यहाँ पे रोग उत्पन्न करती है, सही है।
एक को बोला जाता है प्राइमरी फ्लाइज और दूसरे को बोला जाता है सेकेंडरी फ्लाइज। अब सेकेंडरी फ्लाइज और प्राइमरी फ्लाइज इनको किस आधार पर बोला जाता है? सबसे पहले तो ध्यान रखो, ये फ्लाइज जो है, ये मक्खियां जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी फ्लाइज और दूसरी सेकेंडरी। इनको ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले जो संक्रमण उत्पन्न करती है उसको प्राइमरी फ्लाइज कहा जाता है। सबसे पहले जो संक्रमण उत्पन्न करती है यानी कि सबसे पहले घाव उत्पन्न करती है उसको बोला जाता है प्राइमरी फ्लाइज। फिर इनके घावों के ऊपर दूसरी मक्खी जो आती है वो इनकी घावों के ऊपर प्राइमरी फ्लाइज के द्वारा उत्पन्न करे गए जो घाव हैं उनके ऊपर ये जो सेकेंडरी फ्लाइज है वो इनके ऊपर अंडे देती है। सही है, तो ये तो घाव उत्पन्न करने वाली है और सेकेंडरी फ्लाइज इनके द्वारा उत्पन्न करे गए घावों के ऊपर अंडे देती है। तो इनको बोला जाता है प्राइमरी फ्लाइज, इनको बोला जाता है सेकेंडरी फ्लाइज, यानी कि दोबारा मतलब पहले के बाद में दोबारा संक्रमण करने वाली फ्लाइज। अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में सबसे पहले प्राइमरी फ्लाइज जो है वो त्वचा के ऊपर संक्रमण उत्पन्न करती है। प्राइमरी फ्लाइज जो है वो त्वचा पर संक्रमण उत्पन्न करती है। संक्रमण उत्पन्न करती है। इसके बाद में सेकेंडरी फ्लाइज प्राइमरी फ्लाइज द्वारा उत्पन्न घावों के ऊपर अंडे देती है। इसके बाद में सेकेंडरी फ्लाइज प्राइमरी फ्लाइज के द्वारा उत्पन्न घावों पर अंडे देती हैं, घावों के ऊपर अंडे देती हैं। तो इस आधार पर इनको प्राइमरी फ्लाइज और सेकेंडरी फ्लाइज इनको कहा जाता है। जिस स्थान पर पहले से घाव उपस्थित हो उस स्थान पर ये जो मक्खियां हैं वो ज्यादा अंडे देना पसंद करती है। जिस स्थान पर पहले से घाव उपस्थित हो, पहले से कोई संक्रमण उपस्थित हो, उस स्थान पर ये मक्खियां अंडे देना पसंद करती हैं। ये मक्खियां अंडे देना पसंद करती हैं। क्यों पसंद करती है? क्योंकि जिस स्थान पर पहले से घाव उपस्थित है उस स्थान पर इन अंडों को प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आसानी से मिल जाता है। जिस स्थान पर पहले से घाव उपस्थित है उस स्थान पर इनको खाने के लिए आराम से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल जाता है। इसलिए ये मक्खियां जो होती है उस स्थान को पहले चूज करती है जिस स्थान पर क्या होता है पहले से संक्रमण उपस्थित हो या पहले से किसी प्रकार का त्वचा के ऊपर घाव उपस्थित हो। अब अंडे देने के बाद क्या होता है, 12 से 24 घंटे में लार्वा बनता है। अंडे से 12 से 24 घंटे में लार्वा बनता है। अंडे से 12 से 24 घंटे बाद यानी अंडे देने के 12 से 24 घंटे बाद में लार्वा का निर्माण होता है। इस लार्वा में विकास होता है। क्या होता है? विकास की क्रिया होती है।
और विकास होने के बाद इनके अंदर वही जो अपन ने हाइपोडर्मा स्पीशीज में पढ़ा था, सेकंड और थर्ड इंसेक्ट इन स्टार का निर्माण होता है। सेकंड व थर्ड इन स्टार का निर्माण होता है। सेकंड और थर्ड इन स्टार्स का निर्माण यहाँ पे होता है, क्योंकि अंडे देने के बाद 12 से 24 घंटे में लार्वा बनता है। लार्वा के बाद लार्वा के अंदर विकास होता है, और लार्वा विकास के दौरान इसकी दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, सेकंड और थर्ड इन स्टार। तो विकास के दौरान सेकंड और थर्ड इन स्टार का निर्माण यहाँ पे होता है। उसके लगभग 8 दिन बाद में, लगभग 8 दिन बाद में 8 दिन बाद में इन स्टार से या जो इनके द्वारा उत्पन्न जो प्यूपा है उससे वयस्क मक्खी का निर्माण होता है। बाद में वयस्क मक्खी का निर्माण होता है। लगभग 8 दिन बाद में वयस्क मक्खी का निर्माण हो जाता है। सही है, तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल। इस लाइफ साइकिल के दौरान ये जो मक्खियां होती है, मक्खियों का जब लार्वा होता है वो त्वचा के ऊपर बहुत सा नुकसान करता है। जैसे कि जो सेकेंडरी फ्लाइज जो होती है वो पहले से उपस्थित घाव होता है उसको और ज्यादा बढ़ा देती है, या अपन कह सकते हैं कि प्राइमरी अगर फ्लाइज का संक्रमण है तो वहां पे घाव उत्पन्न होते हैं। घाव उत्पन्न होने के बाद सेकेंडरी फ्लाइज का इन्फेक्शन होगा और वो जो घाव है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो त्वचा के ऊपर बहुत सा नुकसान इनके द्वारा देखने को मिलता है, बहुत से घाव शरीर के ऊपर बनते हैं। अब वो कौन कौन से इसमें लक्षण दिखाई देंगे वो अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले तो इसके लार्वा के संरचना देख लेते हैं। इसका लार्वा पहचान में कैसे आएगा। लार्वा, सबसे पहले तो लार्वा जो होता है मोटा होता है, लंबा होता है, मोटा होता है, लंबा होता है और पीले सफेद रंग का होता है। पीले सफेद रंग का होता है, पीले और सफेद रंग का इसका लार्वा होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हो गई इसकी लाइफ साइकिल। सबसे पहले तो प्राइमरी फ्लाइज का इन्फेक्शन होगा, फिर उसके बाद में उसके ऊपर सेकेंडरी फ्लाइज का इन्फेक्शन होगा। अगर पहले से घाव उपस्थित है तो उसमें प्राइमरी फ्लाइज की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्ट उस घाव के ऊपर जो सेकेंडरी फ्लाइज है वो अपना संक्रमण कर सकती है और संक्रमण करने के बाद अपने अंडे वहां पे दे सकती है। अंडे देने के 12 से 24 घंटे बाद में लार्वा का निर्माण होता है। लार्वा के अंदर विकास होता है, विकास से सेकेंड और थर्ड इंस्टार्स का निर्माण होता है और इन स्टार से लगभग 8 दिन बाद में वापस से वयस्क मक्खी का निर्माण हो जाता है। सही है, इस प्रकार की इसकी क्या होगी, लाइफ साइकिल होगी। अब यहाँ पे देखते हैं क्लिनिकल साइन, इसके लक्षण। लक्षण, क्लिनिकल साइन। भेड़ जो है वो सुस्त हो जाती है, पशु पशु जो होता है सुस्त हो जाता है। सही है, पशु के अंदर रेस्टलेस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि शरीर में बेचैनी होना जैसी लक्षण देखने को मिलते हैं। भूख कम होना, भूख कम होना, कमजोरी, पशु जो होता है कमजोर हो जाता है। इसके बाद में पैरों को बार बार जमीन पर पटकना, पैरों को बार बार जमीन पर पटकना, पैरों को जमीन पर बार बार पटकना। शरीर का जो प्रभावित हिस्सा है उसको किसी दीवार से रगड़ना, प्रभावित हिस्से को रगड़ना।
या काटना, क्योंकि वहां पे जो है वो मेंज जैसे लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं, जिससे पशु जो होता है वो उस स्थान को रगड़ता है या उस स्थान को काटता है। उसके बाद में बार बार पूंछ को हिलाना, बार बार पूंछ को हिलाना, प्रभावित हिस्से में सूजन, प्रभावित हिस्से में सूजन तथा घाव उत्पन्न होना, घाव तथा सूजन उत्पन्न होना। इसके अलावा बुखार, अगर घाव ज्यादा बड़ा है तो ये घाव जो है वो त्वचा के नीचे के जो टिश्यू होते हैं, जैसे कि एडिपोज टिश्यू हो गया, संयोजी ऊतक हो गया, कनेक्टिव टिश्यू, तो उनके ऊपर भी इसका असर दिखाई देता है। अगर ये घाव ज्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि सेकेंडरी जो फ्लाइज है उनका इन्फेक्शन अगर ज्यादा हो गया तो ये घाव और ज्यादा बढ़ जाएंगे और त्वचा के अलावा भी बाकी जो ऊतक होते हैं उनको नुकसान करेंगे। सही है, तो ये भी एक लक्षण हो गया कि ज्यादा सूजन या ज्यादा घाव की स्थिति के अंदर जो त्वचा के अलावा संयोजी तो ऊतक हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, उनके ऊपर भी ये घाव या ये लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। पशु के अंदर बुखार आना, ऊन का झड़ना, प्रभावित हिस्से में जो ऊन है यानी कि जो भेड़ है उसका उसके बाल वहां से झड़ जाते हैं, गंभीर स्थिति में मृत्यु, गंभीर स्थिति में मृत्यु। ये गंभीर स्थिति में कब उत्पन्न होती है? गंभीर स्थिति जैसे कि घाव ज्यादा बड़ा हो गया तो घाव ज्यादा बढ़ने की वजह से वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। बैक्टीरिया जो होते हैं, वायरस जो होते हैं, वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, वायरस या फंगल इन्फेक्शन भी वहां से हो सकते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से ये जो कंडीशन है ये और ज्यादा घातक हो सकती है, क्रिटिकल हो सकती है, जिससे पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हो गए इसके लक्षण। नेक्स्ट है इसका डायग्नोसिस। लक्षणों के आधार पर इसको पहचाना जा सकता है। और लार्वा को देखकर, लार्वा की मैंने आपको कंडीशन बताई, सफेद पीले रंग का लार्वा होता है, लंबा होता है और मोटा होता है, तो उसको देखकर भी पहचाना जा सकता है, माइक्रोस्कोप में देखकर, लार्वा को देखकर, लार्वा को देखकर। ये हो गया डायग्नोसिस। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट, उपचार। उपचार की बात करें तो इसमें कई प्रकार की औषधि युक्त पट्टियां काम में ली जाती है। मतलब जो बैंडेज आपने सुना होगा, जो घाव के ऊपर लगाई जाती है, उनके ऊपर जो होता है विशिष्ट प्रकार की दवाइयां उनके ऊपर काम में ली जाती है। दवाइयां कौन सी? जैसे कि डायजियोन, डायजियोन, प्रोपेटाम्फोस, प्रोपेटाम्फोस, क्लोरफेन विनफोस, क्लोरफेन विनफोस, ये सारे के सारे जो हैं ड्रग्स के नाम हैं। इसके अलावा आइवरमेक्टिन, आइवरमेक्टिन, और नेक्स्ट है साइरोमेजिन,
साइनोमेजिन। इनमें दवाइयों की पट्टियां बनाई जाती है, बैंडेज बनाई जाती है, पट्टियां बना के घाव के ऊपर इनको लगाया जाता है, घाव के ऊपर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है उस घाव में उपस्थित जो लार्वा या जो अंडे हैं पशु के, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारी जो ड्रग्स हैं, ये दवाइयाँ हैं, इनको इनकी पट्टी बना के उन घावों के ऊपर काम में लिया जाता है। सही है। इसके अलावा IM भी काम में लिया जा सकता है, IM या IV इंट्रावेनस। इसके अलावा सबक्यूटेनियस भी काम में लिया जा सकता है। कौन? आइवरमेक्टिन को सबक्यूटेनियस भी यहाँ पे काम में ले सकते हैं। आइवरमेक्टिन को सबक्यूटेनियस भी काम में ले सकते हैं। सही। इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड, जो मक्खियों को मारने वाले ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है उनको काम में लिया जा सकता है, जैसे कि मेलाथियोन हो गया, सुमिथियोन हो गया, फेनक्लोरफॉस हो गया। ये सब जो है इनका शरीर के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है, स्प्रे किया जाता है। और साथ ही साथ इनकी विषाक्तता का भी आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा मात्रा में इनको काम में नहीं लिया जाए, जिससे क्या होगा पशु के शरीर के अंदर विषाक्तता उत्पन्न न हो। इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट में नसेड्स काम में ले सकते हैं। सही है। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन्स, काम में ले सकते हैं। और एंटीबायोटिक्स, ये काम में ले सकते हैं। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। रोकथाम और नियंत्रण के अंदर, रोकथाम और नियंत्रण में वही जो पशु जो होता है उसको पहले से ही क्लोस्टेनॉल दिया जाना चाहिए ओरली, 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ओरली पशु को दिया जाता है। इसके अलावा आइवरमेक्टिन दे सकते हैं। आइवरमेक्टिन के अलावा मैक्सीडेक्टिन भी काम में ली जा सकती है। तो ये हो गया क्यूटेनियस मियासिस, ब्लोफ्लाई स्ट्राइक जिसको कहा जाता है। ये तो कुछ मुख्य मियासिस थे जो शरीर के अंदर मियासिस उत्पन्न करते हैं, लार्वा के द्वारा ये रोग उत्पन्न किया जाता है। कुछ मियासिस और भी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको उनके नाम तो ध्यान रखने हैं। कई बार एग्जाम में इनका पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा मियासिस है या कौन सा मेंज है, ये सारे जो हैं ये पूछ लिए जाते हैं। अदर मियासिस, इसके अंदर स्क्रू वर्म इन्फेस्टेशन, इसके अंदर कौन कौन सी खिलाई जाती है? कोचलियोमाइया, स्पीसीज हो गया। सही है। इसके अलावा क्राइसोमिया स्पीसीज, गैस्ट्रोफिलस, इसको बोट फ्लाई बोला जाता है। ये इनके नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जिसको बोट फ्लाई बोला जाता है,
वोट फ्लाई किसको बोला जाता है? गैस्ट्रोफिलस। गैस्ट्रोफिलस जो है उसको वोट फ्लाई बोला जाता है। स्क्रू वर्म किसको बोला जाता है? इन दोनों को, दोनों स्पीसीज को स्क्रू वर्म बोला जाता है। वोट फ्लाई, गैस्ट्रोफिलस हो गया। और हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई किसको बोला जाता है? जो घर में पाई जाने वाली मक्खियां, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, जो आप घर में देखते हो वो क्या है? मस्का डोमेस्टिका। ये कुछ मियासिस हैं, अदर मियासिस। ये तो 3 प्रकार के मियासिस आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन माइट्स इन्फेक्शन। मियासिस के बाद में आता है माइट्स इन्फेक्शन। माइट्स का मतलब क्या होता है? जो मक्खियां जो होती है उनका इन्फेक्शन और है इसके अलावा, जैसे कि इसके अंदर अपन पढ़ेंगे माइट्स इन्फेक्शन। माइट्स इन्फेस्टेशन, इसके अंदर मुख्य डिजीज कौन सा है? मेंज। माइट्स के अंदर मेंज जो है वो मुख्य डिजीज है। मेंज का मतलब क्या होता है? खुजली, यानी कि शरीर में खुजली उत्पन्न करने वाले रोगों के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। शरीर में खुजली उत्पन्न करने वाले या त्वचा के ऊपर खुजली उत्पन्न करने वाले, मेंज उत्पन्न करने वाले माइट्स के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। सही है। अब मेंज की बात करें तो ये कीटों के द्वारा होता है। इसके अलावा ये जो मेंज है ये संक्रमण यानी कि कॉन्टाजियस डिजीज है। कॉन्टाजियस डिजीज, कॉन्टाजियस डिजीज का मतलब क्या होता है कि ये संपर्क में आने से फैलता है। अगर किसी को पहले से मेंज हो रखा है, खुजली हो रखी है किसी पशु को, अगर कोई स्वस्थ पशु उसके संपर्क में आता है तो इसके लार्वा या जो एग्स हैं वो स्वस्थ पशु के ऊपर चले जाएंगे और वो चाहे किसी भी अवस्था में, डेवलपमेंट की किसी भी अवस्था में हो, वो शरीर में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब मेंज उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? कॉन्टाजियस डिजीज हो गया। ये अलग अलग प्रकार की माइट्स के द्वारा फैलाया जाता है। इसको कॉन्टाजियस स्किन डिजीज कहते हैं, ध्यान रखना, कॉन्टाजियस स्किन डिजीज। कॉन्टाजियस स्किन डिजीज यानी कि स्किन में आपस में संपर्क में आने से, स्किन के आपस में संपर्क में आने से ये डिजीज फैलता है। सही है। इसमें क्या होता है? माइट्स जो होती है त्वचा के ऊपर अपने अंडे देती है। जो माइट्स मैंने आपको बताया ये त्वचा पे अंडे देती है और ये अंडे जो होते हैं ये लार्वा में बदलते हैं और लार्वा में बदलने के बाद ये शरीर में मेंज उत्पन्न करते हैं। सही है। त्वचा में क्या करते हैं ये लार्वा? सबसे पहले जो मेंज किस प्रकार उत्पन्न करते हैं, ये क्या करते हैं? त्वचा के ऊपर गमन करते हैं, जिनको रेंगना बोलते हैं। जैसे कि सांप ने देखा होगा आप, सांप जो जिस प्रकार चलता है, रेंगता है, उसकी चाल को क्या कहा जाता है? रेंगना। उसी प्रकार इसके जो अंडे होते हैं, अंडों से लार्वा बनता है, लार्वा फिर त्वचा के ऊपर रेंगता है, जिसकी वजह से त्वचा पे खुजली उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से त्वचा पर क्या होता है? खुजली उत्पन्न होती है। अब ये माइट्स जो है इनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। इन माइट्स को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला वो माइट्स जिनके लार्वा त्वचा को भेद कर अंदर चले जाते हैं। पहला माइट्स को 2 भागों में विभक्त किया गया है। माइट्स को पहला कौन सा है? त्वचा को भेदने वाली माइट्स, त्वचा को भेदने वाली माइट्स, यानी कि जो माइट्स के जो लार्वा होते हैं वो त्वचा को भेदकर शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिनको बोरोविन माइट्स कहा जाता है। इंग्लिश की बात करें
बोरोविंग माइट्स, इनको क्या कहा जाता है? बोरोविंग माइट्स कहा जाता है। दूसरी त्वचा को नहीं भेदने वाली माइट्स, सॉरी पहले इसके एग्जांपल देख लो। त्वचा को भेदने वाली माइट्स के एग्जांपल, कौन कौन सी माइट्स जो है वो त्वचा को भेदने का काम करती है? सबसे पहले तो डेमोडेक्स स्पीसीज, ये त्वचा के अंदर भेद कर सुरंगे बना देती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। त्वचा में सुरंगे बना देती है, त्वचा को भेदेगी तो जाहिर सी बात है सुरंग वहां से बन जाएगी। तो इसके एग्जांपल हो गए डेमोडेक्स, डेमोडेक्स स्पीसीज। इसके बाद में आता है सार्कोप्स स्पीसीज, सार्कोप्स स्पीसीज। इसके बाद में आता है नोटोइडस स्पीसीज, नोटोइडस स्पीसीज। ये तीन प्रकार की स्पीसीज हैं जो त्वचा को भेदने वाली या त्वचा को भेदने वाली माइट्स कहलाती है, जिनके जो लार्वा होते हैं वो त्वचा को भेद कर अंदर चले जाते हैं और त्वचा में सुरंग या सुरंग का निर्माण कर देते हैं। इनके अंदर अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो डेमोडेक्स को पढ़ेंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सार्कोप्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे वो डेमोडेक्स स्पीसीज और सार्कोप्स स्पीसीज के बारे में आगे पढ़ेंगे। दूसरी त्वचा को नहीं भेदने वाली माइट्स, त्वचा को नहीं भेदने वाली माइट्स, त्वचा को नहीं भेदने वाली माइट्स, जिनको नॉन बेरोविंग माइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? नॉन बेरोविंग माइट्स उनको कहा जाता है। नॉन बेरोविंग माइट्स मतलब त्वचा को नहीं भेदने वाली माइट्स इनको कह सकते हैं। सही है, समझ में आ गया? ये त्वचा को जो है ऊपर रहकर ही नुकसान पहुंचाती है, त्वचा की ऊपरी सतह के ऊपर रहकर ही त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। ये जो है ऊपर वाली त्वचा को भेदने वाली, ये त्वचा के अंदर सुरंगें बनाकर त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। इसके एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल की बात करें तो सोरोप्स स्पीसीज, सोरोप्स स्पीसीज, पी यहाँ पे साइलेंट है, ध्यान रखना, इसलिए इसको सोरोप्स स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। कोरियोप्स स्पीसीज, कोरियोप्स स्पीसीज। इसके बाद में ओमिथोनिसस स्पीसीज, ओमिथोनिसस स्पीसीज। और एक आती है डर्मेनिसस स्पीसीज, डर्मेनिसस स्पीसीज। ये चार प्रकार की स्पीसीज जो है वो त्वचा के ऊपर रहकर ही उसको नुकसान पहुंचाती है। इसके अंदर अपन सोरोप्स स्पीसीज और कोरियोप्स स्पीसीज, इन दो के बारे में आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये दो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर डेमोडेक्स स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे और सार्कोप्स स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ने वाले डिजीज कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। डेमोडेक्टिक मेंज हो गया एक तो, सही है। डेमोडेक्टिक मेंज जो डेमोडेक्स स्पीसीज के द्वारा किया जाता है, सही है। तो पहला अपन पढ़ेंगे डेमोडेक्टिक मेंज, जिसको फोलिकुलर मेंज भी कहा जाता है या ब्लैक मेंज भी उसको कहा जाता है। फोलिकुलर मेंज या ब्लैक मेंज भी उसको कहा जाता है। एक है सार्कोप्टिक मेंज, जिसको बर्न ईच के नाम से जाना जाता है या रेड मेंज जिसको कहा जाता है, रेड मेंज जिसको कहा जाता है। अगला है सोरोप्टिक मेंज, सोरोप्टिक मेंज के अंदर सीप स्कैब इसको बोला जाता है या ईयर मेंज जिसको बोला जाता है, बॉडी मेंज भी इसको बोला जाता है।
अगला है कोरियोप्टिक मेंज, जिसको टेल मेंज, लेग मेंज और स्क्रोटल मेंज भी इसको कहा जाता है। ये इसके उपनाम भी हैं, कईयों को ब्लैक मेंज कहा जाता है, कईयों को रेड मेंज कहा जाता है, कईयों को ईयर मेंज या बॉडी मेंज उनको कहा जाता है। इसके अलावा इसको लेग मेंज, टेल मेंज, स्क्रोटल मेंज, ये सारे जो है इनके उपनाम है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेंज न देके इन उपनामों से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सही है, तो इनके बारे में एक एक स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।